नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं जोश के साथ के सीरीज़ में आप सबके सामने हाजिर हूँ। आवर एनवायरमेंट क्लास 7th लेसन 7, यानी कि जो दोनों है वो 7 है। और 7 वैसे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 7 जुलाई अभी जस्ट रिसेंट में बीता है और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि कोई जानता नहीं होगा कि किसका बर्थडे बीता है। सो इट्स नन अदर देन आवर कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे बीता है और बहुत लोगों ने उन्हें विश किया। इवन मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेरे वो आइकन है, बहुत मेरे इंस्पायरिंग हीरो हैं, लीडर हैं, बहुत अच्छे एक तरीके से उन्हें देखा जाए तो। और उनकी जो चीज़ें हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये तो था कि 7 जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। इवन उनकी जर्सी का भी नंबर जो है वो 7 है, अपने महेंद्र सिंह धोनी का। तो ये हुआ कि 7 से रिलेटेड एक अच्छी चीज़ मुझे लगी जो 7 जुलाई को बीती भी थी। तो आज जो है हम लोग लेसन 7 में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इस बात को जो है जिक्र किया इस बात का। तो आज हम लोग लेसन 7 में क्या पढ़ेंगे मैं बता दे रही हूँ आपको, जिसका टाइटल है ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इससे पहले 6 चैप्टर्स जो है वो यूट्यूब पे अपलोडेड हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग जो है जाइए, फ्री में है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसका चार्ज है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स को पढ़िए, समझिए। लॉकडाउन का सेशन है और ये मत सोचिएगा कि अरे यार बोरिंग लग रहा है, या फिर ये एक टाइम आएगा जब एग्ज़ाम होगा, जब आप इन चीज़ों को पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, यूटिलाइज कीजिए इसके। लिखा हुआ है, तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं 7 की। लिखा हुआ है कि मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां व्यवस्थाएं यानी सेटलमेंट की डेफिनेशन बता रहा है कि सेटलमेंट आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। अब ये एक इससे को पहले इसको पढ़ लेते हैं कि क्या आप जानते हैं वह स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं, यानी कि साइट कहा जाता है। द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट। अब आते हैं बस्तियां वह स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वर्षा एवं वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटी के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्तियां जो है वो पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु घाटी, टिग्रिस, नील एवं हावांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद है? अगर नहीं याद है तो आप लोग क्लास 6 में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो भी अपलोडेड है। पूरी हिस्ट्री 6 की पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद से आगे लिखा हुआ है कि बस्तियां स्थायी एवं अस्थायी हो सकती हैं, यानी सेटलमेंट में भी टेम्पररी और परमानेंट। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां अस्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। अब देखिए एक वर्ड आया ऋतु प्रवास, अब उसे क्या कहते हैं तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। सेटलमेंट कैन बी permanent or temporary. Settlements which are occupied for a short time are called temporary settlements. The people living in deep forest, hot and cold desert and mountains often dwell in such temporary settlements. They प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस, यानी जो ऋतु प्रवास है उसको इंग्लिश में ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people built home to live in. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट में सेटलमेंट पढ़ रहे हैं। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़े थे, आपको फर्स्ट चैप्टर में याद होगा कि पहले नेचुरल था, उसके बाद से
दो प्रकार का एनवायरनमेंट होता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, दूसरा ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है। तो आज हम लोग जो दूसरा उसका कंपोनेंट है ह्यूमन एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर जो था वो ये बता रहा था कि क्या क्या हमें आगे पढ़ने हैं, क्या कंपोनेंट्स है, और फिर आगे जो है हम लोग 7 चैप्टर तक पहुंच गए। तो अब हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट पे पहुंच गए। लिखा हुआ है कि एक स्टोरी, इसको मैं पढ़ दे रही हूँ। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वो अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के जो पिता थे मिस्टर थॉमसन ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? तो देखिए, लिखा हुआ है कि यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। तो इस तरीके से एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें बताया जा रहा था कि शहर गांव में क्या डिफरेंस है, क्यों वहाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है शहर में, और गांव में जो है वहाँ पे खुली सांस लेने के लिए बहुत अच्छी ताज़ी हवा है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद से आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऋतु प्रवास, यानी ट्रांस ह्यूमन किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि लोगों के मौसमी आगमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो इससे हम लोग जो है ऋतु प्रवास कहते हैं, यानी कि ट्रांस ह्यूमन्स इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव in search of new pastures according to changes in season। तो इसे हम लोग ऋतु प्रवास कहते हैं। अब देखिए कितना अच्छा हम लोग ने स्टोरी पढ़ा कि कैसे गांव और शहर में कितना डिफरेंस है, और ये सारी चीज़ें हैं। और इससे ही याद आया शहर गांव से कि कोरोना में भी क्योंकि बहुत महीने हो गए कोरोना को फेस करते हुए, तो इसमें भी जो लोग शहरों में जाके कमाई कर रहे थे गांव से, तो वो भी वापस आ गए हैं। बहुत लोग तो फिर कहीं और भी जो है कुछ ना कुछ देख रहे हैं इसमें कि कुछ ना कुछ काम मिल जाए। कुछ लोग जो है कुछ और भी कर रहे हैं। तो इस सेशन में, लॉकडाउन के सेशन में बहुत डिफ़िकल्ट है कि आपकी जॉब छूट गई है। प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो लोग हैं उनका अच्छा है क्योंकि दे आर गेटिंग पेमेंट्स, बट प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं पा रहे हैं। तो उसमें भी जो बाहर लोग जाके कमाते थे तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो आपके पास जो भी है उसमें आप अच्छे तरीके से करिए। उसके बाद से ये तो एक अलग बात थी। उसके बाद से देखिए ये पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों की 2 विभिन्न चित्रण सामने आए हैं। पहला है ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। अब जो है थोड़ी बुक्स में भी अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण बस्ती की जो डेफिनेशन है उसे थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि गांव एकदम जो बस लिखा गया था कि पीले सरसों के खेत हैं बस और कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अब तो गांव बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। गांव में हम लोग भी छोटे गांव से ही बिलोंग करते हैं। इवन बहुत सारे बच्चे तो गांव में अब तो लाइट रहती है, इवन बहुत सारी स्कूल की सुविधाएं हैं, अस्पताल है। तो अब जो गांव का जो चित्रण है वो थोड़ा बहुत बदलना चाहिए। उसके बाद से लिखा हुआ है कि ग्रामीण बस्ती सघन एवं जो प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में
घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, जिन स्थानों में वर्षा के समय जो है वो पानी जो है वो जमाव नहीं होता उसका, और वो नीचे ढलान के माध्यम से नीचे आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग ने पढ़ ली। अब देखिए इंग्लिश में पढ़ती हूँ कि फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन we can identify two different pictures of settlement, the rural and the urban settlement. अब देखिए हम लोग ने पढ़ा था ना कि जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे जल का जमाव नहीं होता है, क्योंकि उसको थोड़ा ऊपर बना दिया जाता है ढलान के माध्यम से। तो वो है यहाँ वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट घर पे बनाए जाते हैं। किस घर पे घर बनाए जाते हैं? तो स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं, यानी कि places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform और stilts, उन्हें stilts बोला जाता है। उसके बाद से लिखा हुआ है कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है। गर्म जलवायु क्षेत्रों में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। और स्थानीय सामग्री जैसे कि पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। उसके बाद से लिखा हुआ है कि नगरीय बस्तियों में नगर छोटे एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। उसके बाद से मैं बोल दे दूं कि क्या लिखा हुआ था। The towns and the small and the cities are larger urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. Name some of the villages, towns and the cities of your state. उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या है, यातायात के क्या क्या साधन है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन सेटलमेंट। उसके बाद से ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद से कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखेंगे कि सारी चीज़ें जो है, रेल मार्ग देख लेंगे, उसके बाद से जल मार्ग हम लोग देख लेंगे कि कैसे कैसे है, और जो है एयर वाले भी, एयरवेज भी देख लेंगे, और हम लोग को सारी चीज़ें जो आसान तरीके से पता चल जाएंगी। अब देखिए परिवहन में देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था उस समय। अब लोग जो है, मुझे लगता है अब तो हम लोग तो इतने बड़े हो गए कि आराम से समझ सकते हैं, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस ट्रांसपोर्ट का लोगों को लॉकडाउन में पता चला होगा। जो लोग पैदल कहाँ से कहाँ आ गए, तो इसका इम्पोर्टेंस अब पता चला होगा। लिखा हुआ है कि उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। देखिए चित्र में भी दिया हुआ है। उसके बाद से लिखा हुआ है, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ किसका उपयोग होता है। उसके बाद से लिखा हुआ है आगे कि प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारिकों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वह समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को जो है द्रुत बना दिए, बहुत सरल बना दिए। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है वो एनर्जी और टाइम दोनों की ही बचत करता है, क्योंकि बहुत कम टाइम में जो है लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं। उसके बाद से देखो लिखा हुआ है कि परिवहन के 4 मुख्य साधन है: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। तो पहले आइए पढ़ते हैं कि क्या आप जानते हैं। तो लिखा हुआ है कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज जो है, क्वाड्रिलेटरल जो है वो किस किस को जोड़ता है? तो 4 को जोड़ता है। कौन कौन सा है? तो वो दिया हुआ है कि चतुर्भुजीय महामार्ग जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ता है। अब देखिए आइए पढ़ते हैं सड़क मार्ग। तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है।
सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंची पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पे मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने पढ़ी है, क्या है कि हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। तो फ्लाईओवर और सबवे ये दोनों जो है सड़क मार्ग में है। उसके बाद से देखिए कितना अच्छा चित्र दिया हुआ है। एक है पक्की सड़क, दूसरी है कच्ची सड़क। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में बहुत अच्छी अच्छी सड़कें दिखाई गई हैं। तो अगर किसी ने वो मूवी नहीं देखी है तो आप लोग जो है इसके जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा पढ़ते हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प की इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति जो है विकसित है। ये एशिया में सबसे बड़ा है। कौन? रेल मार्ग एशिया में सबसे बड़ा है। अब देखिए क्या आप जानते हैं, डू यू नो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से क्या है, जैनिंग है, लिखा हुआ है द ट्रेन फ्रॉम जैनिंग टू लहासा रन्स एट एन altitude of 4000 मीटर above sea level and the highest point is 5072 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, यानी कि जैनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पे चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु जो है समुद्र तल से कितना है, तो 5072 मीटर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ भी ली, जान भी ली। अब देखिए ये मैप दिया हुआ है, मैप के थ्रू हम लोग क्या जानते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज है डू यू नो, हमेशा डू यू नो इम्पोर्टेंट होता है। लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, लिखा हुआ है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्यों है? क्योंकि जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित जो है व्लादिवोस्तोक तक जाता है। अब देखिए इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, सारी चीजें समझते हैं। लिखा हुआ है कि द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्तोक, यस, द व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। अब देखिए डायग्राम के थ्रू हम लोग कैसे देख रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग है, देन मॉस्को है, कजान है, उसके बाद से ओमाक, देन नोवोसिबिर्स्क, देन और भी चीजें जाते जाते ये जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसकी कहाँ पे, पैसिफिक कोस्ट पे कहाँ पे है, व्लादिवोस्तोक जो है वहां तक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक है और कहाँ का जो रेलवे मार्ग है वो विश्व में सबसे लंबा है। तो कहाँ का है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूप से सेंट पीटर्सबर्ग से लेके कहाँ पे है, खत्म होता है प्रशांत पैसिफिक कोस्ट के किस एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वो वाला व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब देखिए जल मार्ग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्देशीय जल मार्ग और एक समुद्री मार्ग है। उसके बाद से लिखा हुआ है यानी कि वाटरवेज है और एक सी रूट्स है। तो लिखा हुआ है कि नाव, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। उसके बाद से ये तो वाटरवेज का यूज होता है इनमें। और
यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं कि नेविगेबल रिवर्स एवं नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर वेरी यूज्ड एज आइलैंड waterways. Some of the important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America and the river Nile इन अफ्रीका. आप मुझे बताइएगा, आपका एक होमवर्क है कमेंट बॉक्स में कि सबसे बिजिएस्ट जो है वाटरवेज विश्व में कहाँ का है. ये मैंने पढ़ाया हुआ है और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं. ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था कि पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थे, वो सिंगापुर था, मुंबई इन एशिया, देन न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस है नॉर्थ अमेरिका में, रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका में है, डरबन में है, केप टाउन अफ्रीका में है, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप है. उसके बाद से ये सारी चीज़ें. अब वायु मार्ग पढ़ते हैं, जो फोर्थ फैक्टर था. लिखा हुआ है कि 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है. ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा साधन है. वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है. ये यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूरस्थ स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है. हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है. और कोरोना के इस लॉकडाउन के सेशन में भी हम लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा जो है हेलीकॉप्टर्स ने मदद की है कई एरियाज़ में. भोजन, जल, कपड़े एवं दवाई बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है. कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है, यानी कि एयरवेज हैं, पोर्ट्स हैं, वो क्या क्या हैं? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं कहारिया. उसके बाद से देखिए इसको इंग्लिश में पढ़ दिया जाए कि क्या क्या चीज़ें थी जो हम लोग ने पढ़ी. वाटरवेज भी हो गया हम लोग का, एयरवेज हम लोग पढ़ रहे थे. लिखा हुआ है कि दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th century. It is also the most expensive due to the high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storm. तो ये था. अब देखिए, अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में दिया यानी कि संचार. कम्युनिकेशन सबसे पहले क्या है कि संचार, दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया, यानी कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स. उसके बाद से लिखा हो कि सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है. समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसीलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं. सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है. तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं. अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं. आज सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है. इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है. अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा एवं होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं. संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहा है. तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी जो हम लोग ने संचार के टॉपिक में पढ़ लिया कि कैसे है. अब तो हमें बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले जो है जब से जो है जियो का सिम फ्री हो गया तो तब से इंटरनेट इतने ज़्यादा सस्ते हो गए, और अदर जो सिम वाली जो कंपनीज है उन्होंने भी क्या कर दिया, इंटरनेट को सस्ता कर दिया. वरना बहुत पहले जो था ये पॉसिबल नहीं था. इवन मैं जब 9th और 12th में थी तब ये पॉसिबल नहीं था कि हम इतने ज़्यादा सर्च कर सकें या यूट्यूब बना सकें या यूट्यूब देख भी सकें. बट अब तो घर घर की ये कहानी है. तो आइए, अब बस हो गया, ये चैप्टर फिनिश हो गया. बहुत छोटा सा चैप्टर था, इसीलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं किया. और बस
यही था इस चैप्टर में। आइए एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। लिखा हुआ पहला कि इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है। तो टेलीफोन भी है, पुस्तक भी है, लेकिन मेज जो है वो नहीं है। अजीब ये ऑप्शंस दिए गए इसमें भी। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। तो सड़क का भूमिगत निर्माण जो है वो कौन है, तो वो एक्सप्रेस वे है। उसके बाद से कि डू यू नो में भी हम लोग ने पढ़ा था कि एक्सप्रेस वे जो है वो सड़क का भूमिगत निर्माण है। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि एक सेकेंड रुक जाइए, मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो शायद हम लोग ने नहीं छोड़ा तो बिल्कुल नहीं है, वो भी एक्चुअली सॉरी लिखा हुआ है ना कि सड़क का भूमिगत निर्माण जो है एक्सप्रेसवे नहीं है, सॉरी फॉर दैट, सबवे है। यही मुझे कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि हम लोग ने पिछले में भी पढ़ा था कि रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड भूमिगत, आर कॉल्ड सबवेज अंडरवेज पाथ। तो ये था। ये देखिए कौन सा साधन प्रदूषित करता है, तो साइकिल जो है वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। तो ये छोटे छोटे थे, सारे बच्चे इसको कर लेंगे, और उसको भी आप सही कर लीजिएगा। वो गलती से एक्सप्रेसवे हो गया, वो सबवे होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को जो सेशन है वो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितने ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं। और जो नए होंगे वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं जब भी आपको डालूं तो आपको अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल पे जब भी कोई भी अपडेट हो वो आप अपडेटेड हो सकते हो। और बस यही है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर भी रोज़ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस ये रहेगा कि हाँ, जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो वो है, और वो जो एक गलती थी जो मैंने टिक द मारा है, प्लीज़ आप उसे सही कर दीजिएगा। उसका जो आंसर होगा वो सबवेज होगा। सबवेज या अंडरपाथ, जो कि रोड्स जो अंडरग्राउंड बनाया जाता है उन्हें सबवेज कहा जाता है। और फ्लाई ओवर कहाँ बनाया जाता है, तो आर बिल्ट ओवर रेस्ड स्ट्रक्चर्स पे। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हम लोग ने पढ़ लिया, भी अच्छे तरीके से समझ भी लिया। और 6 चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 चैप्टर भी है, ये भी पूछता भी है सीटेट के लिए भी, 1 to 5th के लिए भी, देन 6 to 8 के लिए तो पूछता ही है, सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए सारे